Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh, and we were studying or discussing the RS 2016 पेपर. RS 2016 का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे. अब तक 3 पार्ट डिस्कस हो चुके थे पॉलिटिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड. 4th पार्ट के अंदर आज हम हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. तो क्वेश्चन इज which amongst the following was not a salient. Remember that keywords. Not a salient feature of the Government of India Act 1935. 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं उसके. पूछा गया कि इनमें से कौन सा 1935 के भारत शासन अधिनियम का फीचर नहीं है, उसका गुण नहीं है. तो फर्स्ट सेज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो प्रांतीय स्वायत्तता है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत यहां से हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर देन ऑल इंडिया फेडरेशन. It abolished diarchy at the provincial level and introduced it at the central level. Residuary subjects were allocated to the provincial legislatures. तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को हमको देखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. हमने जब पिछले पार्ट के अंदर पार्ट 1 या 2 के अंदर 2016 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, 1919 के अधिनियम के बारे में. तो 1919 का अधिनियम के अंदर प्रांतीय स्वायत्तता उस स्तर पर नहीं दी गई थी जिस स्तर के ऊपर 1935 के अधिनियम में दी गई थी. क्लियर सब्जेक्ट डिमार्केट किए गए थे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह. ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. स्टेट्स को अपना राइट दिए गए थे, अपने स्फेयर दिया गया था जिसमें वो कानून बना सकते हैं और कानून को लागू कर सकते हैं. ठीक है, सेंटर इंटरफेरेंस के अंदर मिनिमम रखी गई थी. ठीक है, एटलीस्ट ऑन द पेपर. Though there were emergency provisions available where the central government could interfere, but on paper, by and large, provincial autonomy was given. So this statement is correct. Okay, but we have to identify the incorrect statement. Second, the act provided for the All India Federation. Yes, अखिल भारतीय संघ. ठीक है, All India Federation. और अखिल भारतीय संघ इसकी स्थापना की गई थी. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 एटलीस्ट एनविसाज द ऑल इंडिया फेडरेशन. वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था. किस किस से मिलकर बना था ऑल इंडिया फेडरेशन? ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स. जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश जो राज्य थे, जो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आते हैं डायरेक्ट, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा. तो ब्रिटिश प्रोविंसेस डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते थे. और प्रिंसली स्टेट्स जो देसी रियासतें थी, जिनके ऊपर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, लेकिन उनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी अपना शासन चलाने की. तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता? ऑल इंडिया फेडरेशन बनता. बट प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन. इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया. अब फेडरेशन बनता कब? जब दोनों साथ में आते तब बनता. अब प्रिंसली स्टेट्स ने उसको मना कर दिया ज्वाइन करने से फेडरेशन. तो फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, इट वाज एनविसाज्ड बाय द एक्ट बट इट नेवर फ्रक्टिफाइड. वो कभी रियलाइज नहीं हो पाई ऑल इंडिया फेडरेशन. ठीक है, वो कागजों में ही सिमट के रह गई. बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के अंदर उसका एक प्रोविजन किया गया था. थर्ड, इट एबोलिश्ड द डायरेक्टरी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रल लेवल. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. क्या कहते हैं डायरेक्टरी के बारे में? कल भी हमने देखा था. सब्जेक्ट जो थे, डायरेक्टरी वाला सिस्टम था, उसके अंदर सब्जेक्ट जो होते थे, सब्जेक्ट से यहां मतलब जिनके ऊपर वहां की लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार होता है. किन किन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है. ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट के अंदर हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, इनके अंदर सब्जेक्ट लिखे हैं. तो यूनियन के पास है डिफेंस है, आपके रेलवेज है, एविएशन है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज, इनके ऊपर पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का. स्टेट के पास है पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ओके, लैंड है, ये सब स्टेट के पास राइट होते हैं. तो ये सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हम जिन कहते हैं. इन विषयों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 के अंदर ये चीज शुरू हुई थी। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था इसको, और वापस देख लेते हैं। रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित, और ट्रांसफर्ड यानी कि हस्तांतरित। जो सब्जेक्ट्स थे स्टेट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, कब? 1919 के अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये किसके कंट्रोल में थे? गवर्नर कंट्रोल में थे। गवर्नर इस पे डिसीजन लेता था विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी हेल्प से। ये किसके कंट्रोल में थे? ये मिनिस्टर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है, लेकिन मेजर जो विषय थे, इंपॉर्टेंट जो विषय थे, वो सारे रिजर्व विषय के अंदर थे, तो बहुत ज्यादा पावर नहीं मिलती 1990 एक्ट के द्वारा, ठीक है, स्टेट्स को या मिनिस्टर्स को। तो ये था डायरकी सिस्टम, दोहरी शासन पद्धति जिसको हम कहते हैं, डायरकी। सब्जेक्ट्स को भी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर क्या किया गया? ये जो डायरकी वाला सिस्टम था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर अवेलेबल था 1919 में, 1935 में क्या किया गया? प्रोविंशियल से इसको हटा दिया गया। ठीक है, स्टेट को टोटल फ्रीडम दे दी गई। अब स्टेट के सब्जेक्ट है वो रिजर्व और ट्रांसफर में लिखा गया, स्टेट का सब्जेक्ट सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर गवर्नर डिसीजन लेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से गवर्नर डिसीजन नहीं लेगा, गवर्नर विल टेक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है, यहां पे पहले किसकी हेल्प से लिया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से। बट अब ये जो डायरेक्ट सिस्टम था, ये कहां पे लागू कर दिया गया? सेंटर। 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा स्टेट के अंदर लागू किया गया था, सेंटर में नहीं था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्टेट से हटा दिया गया, उसको सेंटर में इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, दैट इज द statement that is talks about. Abolish the directly at the provincial level and reduce at the central level. Residuary subjects were allocated to the provincial legislature. This statement is wrong. और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पहचानना था, तो बचा भी यही था कि रेजिडुअरी पावर्स यानी कि जो तीन लिस्ट बनाई गई हैं, ठीक है, आपकी यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों के सब्जेक्ट डिवाइड थे। जो विषय, जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं था, वो किसके पास जाएगा? वो यूनियन के पास जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में भी हमारे पास यही व्यवस्था है। ठीक है, प्रेजेंट में हम प्रोविंशियल लिस्ट की जगह क्या यूज करते हैं? स्टेट लिस्ट यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में हमारी जो व्यवस्था है वो कि वैसे तो सब्जेक्ट बहुत डिटेल में लिखे गए, ठीक है, 1935 एक्ट में भी लिखे गए थे, लेकिन अगर कभी कोई सब्जेक्ट बच जाता है, कभी कोई नया सब्जेक्ट इमर्ज होकर आता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वो किसके, उस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, ऐसा 1935 के एक्ट में किया गया था। ठीक है, ये प्रेजेंट में भी हमारी यही व्यवस्था है। तो दिस स्टेटमेंट वाज, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ राजस्थान इज चांसलर। चांसलर मतलब कुलाधिपति। ठीक है, वाइस चांसलर होता है कुलपति, चांसलर मतलब कुलाधिपति, जो कुलपति के भी सारे कुलपतियों के ऊपर होता है। ऑफ all state universities, all state universities and central universities in the state, all state universities as well as private universities, all state universities, central universities and the state and all private universities. तो करेक्ट आंसर सिंपल है, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी। राज्य की जितनी भी विश्वविद्यालय है, तो राज्य का राज्यपाल उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा, चांसलर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नहीं होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नहीं होगा। ठीक है, जो राज्य की जो कानून है, राज्य की लेजिस्लेचर के द्वारा जो स्थापित की गई है, उनका वो चांसलर कहलाएगा, कुलाधिपति होगा। ओके, फैक्चुअल स्टेटमेंट था। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में पूछा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, नॉट सेंट्रल। इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी और यूनिट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। ये एक संवैधानिक संस्था है जो 73rd और 73rd अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट जो हमारे संविधान के अंदर 1992 के अंदर जो शामिल किया गया था, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को स्थापित किया गया, 74th अमेंडमेंट के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिला 1992 के अंदर। तो इन्हीं के द्वारा स्थापित क्या किया गया था? आर्टिकल 243 की 243 के तहत एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्थापना की गई। हर राज्य के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान की बात हो रही है, बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। तो
स्टेट इलेक्शन 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाना स्टेट के अंदर। ये स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है। ओके, इट ओनली कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, उसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता किसी के। तो इसमें राजस्थान की बात हुई, राजस्थान के मैं थोड़ा डिस्कशन कर लें। राजस्थान में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्थापित हुआ था जुलाई 1994। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारी पर्टिकुलर राजस्थान से रिलेटेड है वो जुलाई 1994 के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, इट इज सिंगल मेंबर बॉडी। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है। 1 चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। बट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ सिंगल मेंबर बॉडी, एक ही स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। रिमूवल कैसा होगा उसका? सेम एज हाईकोर्ट जज। जैसे राज्य के उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका रिमूवल होता है, उसको हटाया जाता है अपने पद से, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए। अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, हटाने की प्रक्रिया जैसे राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे हटाया जाएगा। ओके, और इसका मतलब है कि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, क्योंकि फाइनली जब पूरा प्रोसेस होगा लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट फिर रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को कि आप इस लेजिस्लेटिव कमीशन को हटा दो, तब वो हटाया जाएगा। ठीक है, तो इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की तरह प्रोवाइड देख सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर राजस्थान के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो मधुकर गुप्ता है। तो दिस वाज अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले पार्ट्स के अंदर हम फर्दर क्वेश्चंस लेके आएंगे आरपीएससी के जो 2016 क्वेश्चन पेपर है उसमें से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।